हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इससे पहले 2 लेक्चर्स में सीटेट 2022 के लिए उसका पाठ्यक्रम व प्रथम चैप्टर मनोविज्ञान का कुछ भाग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका बचा हुआ भाग हम आज कंप्लीट करेंगे। जैसा कि दोस्तों, मनोविज्ञान में हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में जाना था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, किसके द्वारा उत्पत्ति हुई, साथ साथ कहाँ से हुई, इसकी जननी और जनक कौन है। तो जैसा कि आपने इसके विकास के क्रम संबंधी जो 4 विकास के क्रम रहे, सबसे पहला कौन सा हमारा आत्मा का विज्ञान का रहा, जिसके जनक कौन अरस्तु महोदय रहे। द्वितीय स्थान पर रहा हमारा, जैसे यदि एक बार फिर से आपके रिवाइज कराने के लिए मैं समझाता हूँ कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हमारे दर्शन शास्त्र से हुई। दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको इसका जननी कहा गया। और इससे निकालने वाले कौन, अरस्तु महोदय। अरस्तु, इसलिए अरस्तु को इनका जनक कहा गया। ये पहला जो रूप इसने लिया था अपने विकास के क्रम में, वह पहला रूप क्या था हमारा, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। द्वितीय क्रम की यदि बात करें हम, तो द्वितीय क्रम में कौन सा आया हमारा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यदि हम बात करें तृतीय क्रम की, तो तृतीय क्रम पे आता है हमारा चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। ये 3 क्रम जो हैं हमारे, ये हम चारों, चौथा हमारा कौन सा था, व्यवहार। व्यवहार या व्यवहारवाद का विज्ञान। तो ये व्यवहार या व्यवहारवाद का जो विज्ञान था, इसके जनक कौन थे हमारे, इसके जनक रहे वाटसन महोदय। और इससे प्रीवियस यदि देखें हम, तो तीसरा जो रूप है मनोविज्ञान का, वह कौन सा था, चेतना का। और चेतना वाक्य के कौन थे हमारे, विलियम वुंट महोदय। और यदि बात करें हम दूसरे रूप की, विकास क्रम में यदि दूसरे रूप की बात करें, तो इसके कौन थे हमारे, पोम्पोनोजी। इसके कौन थे हमारे, पोम्पोनोजी। तो ये कुछ इस प्रकार से मनोविज्ञान की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। या हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ने अपने इतने रूपों को बदला। तो जो वर्तमान में जो रूप है इसका, वो हमारा व्यवहारवाद का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है, जिसके जनक जेवी वाटसन महोदय रहे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपके लिए क्या हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। रही बात इसकी, तो मनोविज्ञान के 2 लेक्चर हो चुके हैं। प्रथम लेक्चर में यदि हम बात करें, तो जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, या डेमो क्लासेस के लिए कहें, तो उसमें हमारा इस मनोविज्ञान का सिलेबस है कि आखिर हमको इसमें पढ़ना क्या है। और जो लेक्चर फर्स्ट है इसका पहला लेक्चर, उस पहले लेक्चर में इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति है। क्योंकि यहाँ तक हम कर चुके हैं कंप्लीट इसका, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये वह परिभाषाएं हैं जो कि अधिकतम एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिस किसी ने ये नहीं देखा है, वो पहले लेक्चर को देख सकता है। उसमें ये सारी उत्पत्ति व इसके जितने भी जनक हैं, विकास क्रम में प्रत्येक विकास के क्रम का, मतलब मनोविज्ञान के इस शब्द का अर्थ बताने वाले व उनके जनक जो हैं, वो सभी में हमारे कराए गए हैं। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहली और अधिक पूछी जाने वाली परिभाषा है हमारी विलियम वुडवर्थ की। अब देखिए, विलियम वुडवर्थ की परिभाषा बहुत ही सरल है, लेंथी है लेकिन बहुत ही सरल है। चलिए जानते हैं विलियम वुडवर्थ की परिभाषा के लिए। जैसा कि आपके लिए स्क्रीन पर परिभाषा दिख रही है, मैं आपके लिए यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा मनोविज्ञान के संबंध में, तो विलियम वुडवर्थ ने बताया कि यह मनोविज्ञान इसने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया।
यदि परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रही है, देखिए यहाँ परिभाषा है कि मनोविज्ञान ने मतलब विलियम वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहारवाद की विधि का पालन करती है या व्यवहारवाद की नींव का पालन करती है या नींव पर टिकी हुई है। क्लियर पॉइंट। तो जो विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है, इनकी परिभाषा का मानना ये था, परिभाषा क्या, ये एक विकास क्रम संबंधी कथन है। ठीक है, ये विकास संबंधी एक कथन है। ये परिभाषा ना कहकर कभी कभी ऐसे आता है प्रश्न कि निम्न में से किसका कथन विकास क्रम संबंधी रहा। निम्न में से वहाँ आपके लिए कुछ 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन कोई सा राइट होता है हमारा। तो विकास संबंधी कथन क्या कहता है विलियम वुडवर्थ का, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग करने के बाद उसने अपनी मन या मस्तिष्क का त्याग किया, मन मस्तिष्क का त्याग करने के बाद उसने अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में यह मनोविज्ञान व्यवहार की विधि का पालन करता है या व्यवहार की विधि का अनुसरण करता है। ठीक है, अब चूंकि ये मन, आत्मा, चेतना व व्यवहार ये क्या थे हमारे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो कि हो चुका है, ये मनोविज्ञान के 4 विकास क्रम थे। सर्वप्रथम उसने आत्मा का रूप लिया था, उसके बाद मन का लिया था, उसके बाद चेतना का लिया था और तीनों रूप रहे थे असफल। ठीक, तीनों रूप असफल रहने का कारण क्या था कि आत्मा, मन, चेतना कैसे थे हमारे, क्योंकि आत्मा और मन तो अमूर्त थे लेकिन चेतना को तो मूर्त रूप में माना गया था, जो कि प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुका है। आत्मा और मन कैसे थे हमारे, अमूर्त, और चूँकि विज्ञान कैसे मानता है, मूर्त चीज़ों को, ये जिनका कोई आकार होता है। ठीक, ये रहे कुछ कारण जिस कारणों से क्या रहा, ये 3 रूप इसके असफल रहे। और जो वर्तमान में जो है, जो कि कब आया, तो लगभग 20वीं सदी, लगभग 20वीं सदी शताब्दी, इस शताब्दी में जाकर ये व्यवहारवाद की नींव पड़ी। तो वर्तमान में किसका अध्ययन करते हैं हम, वर्तमान में हम व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं। तो ये कथन किसके संबंध में है, ये कथन विकास क्रम के संबंध में है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि परिभाषा करके प्रश्न आए, ये भी आ सकता है कि विकास संबंधी कथन किसका है, तो विलियम वुडवर्थ का है। आई होप आपको क्लियर होगी ये पहली परिभाषा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही है। दूसरी परिभाषा है वॉटसन महोदय की। दूसरी परिभाषा वॉटसन, इनका पूरा नाम है जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन महोदय हैं। जे.बी. वॉटसन महोदय का मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक व धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का कैसा, तो शुद्ध और निश्चित, सकारात्मक, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित व सकारात्मक, या कह सकते हैं इसके लिए धनात्मक विज्ञान है। कैसा, धनात्मक विज्ञान है। चलिए इसके लिए जानते हैं कि वॉटसन का क्या मानना था। वॉटसन का मानना ये था कि हम जिस व्यवहार या मनोविज्ञान के जिस रूप का अध्ययन करते हैं, वह रूप कैसा है हमारा, वह व्यवहार का रूप है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के हम व्यवहार का अध्ययन कर लें, तो व्यवहार का अध्ययन करने मात्र से हम उस व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं और हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे विज्ञान को क्या कहा गया, मनोविज्ञान कहा गया। दूसरा शब्द दिया है इसमें शुद्ध। देखिए, शुद्ध शब्द का अर्थ है यहाँ पे कि हम जिस व्यवहार का या विज्ञान के अंतर्गत जिस पहलू का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की उस शाखा में एक ऐसा एक शुद्धतम रूप है उसका, एक ऐसा उसका एक शुद्धतम रूप है। आगे दिया है निश्चित। निश्चित का अर्थ ये कि किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, वह व्यवहार कैसा होगा, निश्चित। अनिश्चित व्यवहार अल्प समय के लिए होता है, अर्थात कुछ कम समय के लिए होता है, लेकिन निश्चित व्यवहार कहता है एक लंबे समय के लिए होता है। और किसी व्यक्ति के निश्चित व्यवहार का अध्ययन करना संभव होता है, अनिश्चित व्यवहार का
अध्ययन करना असंभव होता है। आप एक उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं, एक व्यक्ति अपने एक व्यवहार का एक बार प्रदर्शन करता है, एक व्यक्ति अपने एक व्यवहार का अनेकों बार प्रदर्शन करता है, तो एक बार में क्या किसी के व्यवहार का अध्ययन करना संभव है? नहीं। हम बार बार यदि किसी के व्यवहार को देखते हैं, देखने का मतलब नोटिस करना, यदि नोटिस करते हैं तब हम जान पाते हैं कि व्यक्ति कैसा है। आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक। चूंकि सकारात्मक, धनात्मक, दूसरे शब्द आते हैं नकारात्मक व ऋणात्मक। तो जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जितने भी पॉजिटिव हैं, मतलब धनात्मक या सकारात्मक, सकारात्मक का अर्थ होता है कि वह जो मान्य है, वह जो मान्य है, जो मूल्य है, जो सही है, अर्थात जो नैतिक है, जैसे कोई समाज मानता है, वह हमारा कैसा है? सकारात्मक है। और कैसा? धनात्मक है। वह व्यवहार, जिस व्यवहार से व्यक्ति को खुद को व खुद के साथ साथ समाज को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, ऐसे उस व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार या धनात्मक व्यवहार कहते हैं। ये रही कुछ दो परिभाषाएं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आते हैं अगली परिभाषा पे। तीसरी परिभाषा है विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल का मानना क्या था? तो विलियम मैकडूगल का मानना यह था कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। अब देखिए, बार बार ये शब्द हमेशा आएगा, व्यवहार शब्द चूंकि हमेशा आएगा परिभाषाओं में। कारण क्या है? यदि वह परिभाषा 20वीं शताब्दी की, मतलब मनोविज्ञान के व्यवहारवादी वाले रूप की है, तो उस व्यवहारवादी रूप में ये व्यवहार शब्द आएगा ही। ये इसकी एक पहचान है कि जब जब ये व्यवहार शब्द दिया हो तो आप पहचान लेंगे कि मनोविज्ञान के हम चौथे रूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये विलियम मैकडूगल का मानना ये था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का व आचरण का विज्ञान है। व्यवहार का कैसे? व्यवहार का ऐसी प्रकार कि विज्ञान के अंतर्गत या हम जिस पहलू का हम अध्ययन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के जिस पहलू का अर्थ यहाँ पे है कि उसकी अच्छाइयाँ, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी गुण हो या उसकी विशेषताओं का हम अध्ययन जो करते हैं, वह अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? उसका वह व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। और जिसके अंतर्गत करते हैं वो विज्ञान कहलाता है या मनोविज्ञान कहलाता है। अब दूसरी बात आती है आचरण। तो आचरण मतलब उसके नैतिक मूल्य, उसके खुद के वह नियम, जो नियम क्या है? सही है व मान्य है, सही है व मान्य है, और जिनका पालन उसके साथ अन्य भी करते हैं। यदि मान लीजिए मेरा आचरण सही है तो मेरा आचरण का दूसरा भी क्या करेगा? अनुसरण करेगा, उसका पालन करेगा। इसी प्रकार मैं किसी दूसरे के आचरण का क्या करूँगा? अनुसरण करूँगा या उसका पालन करूँगा। तो एक व्यक्ति के वह व्यवहार जिसका कोई दूसरा पालन करता हो या उसको उसका अनुसरण करता हो, उन्हें हम व्यवहार या एक अच्छा आचरण कहते हैं। तो ये विलियम मैकडूगल ने व्यवहार व आचरण से निकलने वाला जो निष्कर्ष है, व्यवहार व आचरण से निकलने वाला जो निष्कर्ष है, और उस निष्कर्ष का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, आचरण व व्यवहार से निकलने वाले निष्कर्ष का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उस शाखा को क्या माना? मनोविज्ञान माना। ये तीन परिभाषाएं रही आपके सामने। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या हो किसी बिंदु में तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे क्रम में आते हैं। तो अगले आते हैं हमारे चौथे नंबर पे B.F. स्किनर। B.F. स्किनर जिनका मानना क्या था?
स्किनर महोदय। स्किनर महोदय का मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव। अब देखिए व्यवहार शब्द तो बार बार आ ही रहा है आपका, तो व्यवहार शब्द तो आप परिचित हैं ही, इससे नया शब्द क्या आया है? अनुभव। अब देखिए अनुभव क्या होता है? अनुभव का अर्थ होता है यदि हम किसी कार्य को पहली बार करते हैं, यदि हम किसी कार्य को पहली बार करें तो पहली बार करने पर हमें उससे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे कार्य किस प्रकार हुआ, कार्य में कितना समय लगा, कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यक था। और यदि हम उसी कार्य को फिर दूसरी बार करें, दूसरी बार करने पर जो प्रथम प्रयास में या पहले प्रयास में हमने जो जो सीखा था वह क्या करेंगे, इस बार उसका प्रयोग करेंगे। तो प्रथम प्रयास में जो सीखा उसका दूसरी बार प्रयोग करना क्या कहलाता है? एक अनुभव कहलाता है हमारा। तो स्किनर महोदय का मानना ये था कि एक व्यक्ति अपने व्यवहार के अनुसार उसमें क्या लाता है? अनुभव जोड़कर उसे और उत्तम बनाता है। तो अनुभव का अध्ययन करना या व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर? ये रही हमारी 4 परिभाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आपके लिए ये परिभाषाएं PDF के तौर पर, चूँकि ये चैप्टर अंत की ओर है, इन परिभाषाओं के बाद इसमें विशेषताएं बचती हैं और विशेषताओं के बाद में लगभग ये चैप्टर हमारा संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के साथ आपके लिए टेलीग्राम पे भाई इसके लिंक में इसकी PDF मिल जाएंगी, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्रम में बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारा क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो का मानना ये था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। 5वें क्रम पे आते हैं, तो 5वें क्रम पे आते हैं महोदय क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो का मानना क्या था? तो क्रो एवं क्रो का मानना था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध, मानव व्यवहार व संबंध, मानव व्यवहार व संबंध। आप जितनी भी परिभाषाएं यहाँ हो रही हैं ये सारी की सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप पूरी परिभाषा याद ना करके परिभाषाओं में जो कीवर्ड हैं, परिभाषाओं में जो कीवर्ड हैं उन कीवर्डों को मतलब परिभाषा नोट करने के बाद आपके लिए PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उसके बाद आप इसे नोट करने के बाद इनमें जो भी कीवर्ड हैं, प्रत्येक परिभाषा में कोई ना कोई 1 या 2 शब्द ऐसा है जो कि क्या है, दूसरी परिभाषा से अलग है। यदि कोई शब्द कॉमन है, कॉमन हमारा से व्यवहार चल रहा है अभी, तो व्यवहार शब्द क्या है, लगभग सभी में कॉमन है, लेकिन कोई शब्द ऐसा है हमारा अलग है। तो जो अलग शब्द हैं और कॉमन शब्द हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन वाले शब्द से ही आप पहचान पाओगे कि ये परिभाषा किसकी है, क्योंकि प्रश्न जो आता है हमारा वो ये परिभाषा अधिकतम प्रश्न के रूप में आती है और जिसने परिभाषा दी है उसका नाम ऑप्शन के रूप में आता है, मतलब विकल्प के रूप में आता है। तो हम पहचानेंगे कैसे? तो ये जो कीवर्ड होते हैं उन कीवर्डों से ही पहचाना जाता है कि परिभाषा किसने दी। जैसे क्रो एवं क्रो। तो क्रो एवं क्रो का मानना ये था कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार का विज्ञान है और मानव के संबंध का विज्ञान है। संबंध का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार, कैसा वार्तालाप या किस व्यवहार का प्रदर्शन करता है, अच्छे प्रदर्शन करता है या बुरा प्रदर्शन करता है। तो ये 2 व्यक्तियों के बीच बनने वाले संबंध का अध्ययन ही करना क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कि 2 मित्र हैं। अब 2 मित्र, ये मित्रता का व्यवहार क्या दर्शाता है? ये मित्रता का व्यवहार ही तो दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे क्या हैं, घनिष्ठ हैं। ये घनिष्ठता, ये स्नेह क्या दर्शाता है? उनकी मित्रता को दर्शाता है। तो ये मित्रता ही क्या है? उसकी एक व्यवहार है। उसका मित्रता ही क्या है? उसकी एक व्यवहार है जो कि प्रदर्शन कर रहा है, जो कि तीसरा व्यक्ति उसका अध्ययन करके बता रहा है कि भाई ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति आपस में कैसे हैं,
मित्र है। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहारों का अध्ययन किया। क्यों? तो उनके व्यवहारों का अध्ययन करके बताया। अब मान लीजिए यही दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, आपस में फाइट मतलब लड़ाई कर रहे हो, तो लड़ाई करने पर यदि तीसरा व्यक्ति इनके इस व्यवहार का अध्ययन करता है तो अध्ययन करने पर क्या निष्कर्ष निकालेगा? निष्कर्ष निकालेगा कि ये व्यक्ति आपस में कैसा है, कैसे, कौन है, ये भाई दुश्मन है, ये दूसरे के दोस्त ना होकर क्या है, ये दुश्मन है। तो क्रो एवं क्रो का मानना ये था कि मानव व्यवहार, मनोविज्ञान में मानव का व्यवहार और मानव के संबंध ही क्या है, हमारे मनोविज्ञान के रूप में है, जिनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर? परिभाषाएं 5 हो चुकी हैं हमारी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो छठी परिभाषा है हमारी सिगमंड फ्राइड की। आप कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन करते रहना। अगली बार परिभाषा है हमारी सिगमंड फ्राइड। सिगमंड बोलते हैं लेकिन लिखा सिगमंड जाता है। ये सिगमंड फ्राइड की परिभाषा क्या कहती है? तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। अचेतन मन, क्रम संख्या 6। सिगमंड फ्राइड आपके लिए स्क्रीन पे परिभाषा दिख रही है कि सिगमंड फ्राइड का मानना क्या था। परिभाषा को आप ध्यान से पढ़ते रहना, साथ में पढ़ोगे, इधर सुनोगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके। सिगमंड फ्राइड का मानना क्या था? सिगमंड फ्राइड का मानना ये था कि जो अचेतन मन है, अचेतन मन है, इस अचेतन मन का अध्ययन, इस अचेतन मन का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, इस अचेतन मन का जो अध्ययन करता है, वो अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है, हमारा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। अब आप कहोगे सर मनोविज्ञान, विज्ञान, अध्ययन ये शब्द तो आए हैं, लेकिन शब्द कौन सा नहीं आया? अचेतन तो नया शब्द हो गया आपके लिए ना। तो थोड़ा संक्षेप में इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो सिगमंड फ्राइड महोदय हैं, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक एक सिद्धांत दिया जो कि व्यक्ति विभिन्नता चैप्टर का एक प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग बताए, अंग या प्रकार कह सकते हैं, व व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग बताए, व इसी के साथ उन्होंने उसके मन के प्रकार बताए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, वह उसके मन के प्रकार क्या होते हैं। तो चूंकि यहाँ अचेतन मन है तो मैं ये वाला पोर्शन समझा रहा हूँ आपके लिए। आगे चैप्टर आएगा तो हम इस सिगमंड फ्राइड का जब व्यक्ति विभिन्नता चैप्टर आएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो ये पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में अब ये सिद्धांत हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सिगमंड फ्राइड और बाय इनका ये सिद्धांत। जब जब सिगमंड फ्राइड का नाम आता है तब तब वहाँ मन के 3 रूप हैं। चूँकि जैसे एक रूप इन्होंने माना अचेतन मन, दूसरा माना हमारा अर्धचेतन मन, और तीसरा जो था हमारा वो चेतन मन। आइए थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो हमारा मन है वो मन के 3 भाग हैं या 3 प्रकार हैं। उन 3 प्रकारों में एक होता है हमारा अचेतन, जो कि कैसा रहता है, निष्क्रिय अवस्था में, जो कि कैसा रहता है हमारा निष्क्रिय अवस्था में, और जो लगभग 90% होता है, जिसमें जो कैसा है निष्क्रिय है और लगभग 90% है, जिसमें हमारी सारी दमित इच्छाएं होती हैं। दमित का मतलब दबी हुई वे इच्छाएं जो हम बाहर जागृत नहीं करते। तो ये मन का प्रकार है, कौन सा, अचेतन। ठीक, तो ये सिगमंड फ्राइड का मानना ये था कि हम यदि किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन कर लें, या हम अचेतन मन का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं, उस विज्ञान को ही क्या कहते हैं, हम मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अचेतन मतलब ऐसा मन जिसमें दबी हुई इच्छाएं एकत्रित रहती हैं जो बाहर नहीं निकल पाती,
यदि एक व्यक्ति अपनी सारे अंदर की गुणों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपने मन की बात को आपके समक्ष नहीं रख पाता और आप उसके इस मन का क्या कर लें, ये मन है उसका, और आप क्या कर लें, इस मन का अध्ययन कर लें, तो आप जान जाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो यही इनका कहना था, सिगमंड फ्राइड का, कि यदि हम व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन कर लेते हैं तो वह अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा मनोविज्ञान कहलाता है, या जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। परिभाषा होगी हमारी कितनी, 6। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर नेक्स्ट परिभाषा है हमारी वुडवर्थ की। ठीक है, वुडवर्थ की 2 परिभाषाएं हैं। जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया क्या है। वुडवर्थ की यहाँ ये परिभाषा है, जो इससे पहले प्रथम क्रम में कराई थी वो उसका कथन है। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं कभी कभी। वुडवर्थ क्रम नंबर 7। तो वुडवर्थ ने क्या बताया कि हमारे जीवन में, जो कि परिभाषा आपके लिए दिख रही है, परिभाषा साथ में पढ़ते रहना, इधर सुनते रहना आप। वुडवर्थ का मानना यह था कि जीवन में आभास एवं प्रभाव, जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाले वे सभी क्रियाएं, आभास या प्रभाव प्रभावित करने वाली सभी क्रियाएं जो हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हूँ या हमको आभासित करती हूँ। जैसे हमारे द्वारा हमारा व्यवहार हमारे लिए यदि नकारात्मक बन जाए, मतलब हानि पहुँचाए, क्या होंगे, हम प्रभावित होंगे। यदि हमारा कोई व्यवहार हमारे लिए क्या हो, सकारात्मक हो, मतलब हमारे लिए लाभ पहुँचाए, हम क्या होंगे, प्रभावित होंगे। हमारा कोई व्यवहार हमारे लिए दुख, घृणा या स्नेह का क्या कराए, आभास कराए। क्लियर। तो जीवन की वे सभी क्रियाएं, जिन क्रियाओं से हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, या जो हमारे लिए आभास कराती हैं, वह सब क्या कहलाती हैं, हमारा व्यवहार कहलाती हैं। और चूंकि व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। आई होप परिभाषा आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आगे बढ़ते हैं। तो अगली परिभाषा है मार्गन की। तो मार्गन कहते हैं, आपको परिभाषा स्क्रीन पर दिख रही होगी, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से। मार्गन कहते हैं मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान, जो कि मार्गन महोदय हैं, मार्गन महोदय का मानना ये है कि जो मनोविज्ञान है ये सिर्फ मानव का नहीं, ये सिर्फ मानव का नहीं, ये मानव के साथ साथ पशुओं का भी। यदि हम किसी मानव के व्यवहार का अध्ययन करें या हम पशु के व्यवहार का अध्ययन करें, इन दोनों का अध्ययन करने वाला, इन दोनों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, वही विज्ञान ही क्या है, हमारा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी आपके समक्ष, जो कि बहुत अधिक पूछी जाती हैं। आई होप आपको सारी परिभाषाएं ये समझ में आई होंगी। यदि किसी को किसी परिभाषा में या इस चैप्टर में कभी भी कोई समस्या हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थोड़ा एक बिंदु और रह गया है इसके अंदर, उसे भी जान ही लेते हैं। ये बात याद रखना, आप जितनी भी परिभाषाएं हैं यहाँ, ये इन परिभाषाओं में 8 या 9 जो भी परिभाषाएं आपने समक्ष अभी हुई, इन परिभाषाओं को आप लाइन वाइज याद कर पाएँ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पूरे मनोविज्ञान में काफ़ी मात्रा में परिभाषाएं हैं जो कि हमेशा पूछी जाती हैं। तो आप इन्हें इस प्रकार याद ना करके इन परिभाषाओं के लिए आप कीवर्ड के रूप में याद करें। कीवर्ड का मतलब ये कि देखिए हर एक में क्या रहा है, कोई ना कोई शब्द रहा है। जैसे हम अंतिम के लिए ले लें मार्गन मुर्रे, तो जो मार्गन महोदय हैं, मार्गन ने मानव और पशु शब्द प्रयोग किया। तो ये मानव और पशु शब्द से ये संकेत मिलता है कि किसकी है, ये मार्गन की है। तो ऐसे ही क्या है, प्रत्येक परिभाषा में एक ना एक शब्द है। जैसे सिगमंड फ्राइड में क्या है, मन। मैंने बताया कि जब जब सिगमंड फ्राइड का नाम आएगा तब तब क्या होगा, वहाँ मन का कोई ना कोई शब्द उपस्थित होगा, या मन की ओर वह पूरी जो लाइन होगी या जो प्रश्न दिया होगा वो संकेत दे रहा होगा। ओवरऑल फ्राइड का जब भी आएगा तो मन संबंधी आएगा।
अधिकतम ऐसा ही होता है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन ट्रिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर हम सर्च कर पाते हैं। ये कुछ परिभाषाएं रहीं। अब एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में और लगभग ये संपूर्ण चैप्टर समाप्ति की ओर है। अभी वो अंतिम आपका जो टॉपिक है इसके अंदर, वह टॉपिक है इसकी विशेषताएं, अर्थात मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या थी। मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या थी, तो देखिए विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। मनोविज्ञान की विशेषताएं, देखिए पहली विशेषता क्या है, तो मनोविज्ञान की पहली विशेषता कहती है कि ये मनोविज्ञान नियामक व नियामक या कैसा विज्ञान है भाई, विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान नियामक व विधायक विज्ञान है। नियामक का अर्थ होता है यहाँ पे कि जो क्या हो, नियमों का पालन करते हुए चलता हो, और विधायक का अर्थ ये है कि अपने में सर्वोपरि हो। अपने में क्या हो, सर्वोपरि हो, मतलब वैध हो, अपने में सर्वोपरि है, मान्य है, और क्या करता है, नियमों का पालन करते हुए चलता है या नियमों का पालन करना सिखाता है। ये है इसकी पहली विशेषता। चलिए दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है कि मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है, तो व्यवहार का किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या कहती है कि इस मनोविज्ञान में, इसकी विशेषता बताती है कि मनोविज्ञान के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं, वह अध्ययन किसका करते हैं हम, वह अध्ययन भाई व्यवहार का करते हैं। किसका, व्यवहार का करते हैं। वह कोई भी जीव हो, उस जीव के व्यवहारों का अध्ययन जिसमें किया जाए वह क्या है, हमारा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं अगली विशेषता। तो अगली विशेषता है कि मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी क्या है, संभव है। अब इस बात के लिए आप ध्यान से समझना कि कैसे और कैसे संभव है। तो देखिए, यदि एक बच्चे के हम व्यवहारों को देखें, समझें, अध्ययन करें, ये करने के बाद आप देखते हैं कि उनके व्यवहारों के आधार पर हम कहते हैं उससे कि बेटा तुम तो ये बनोगे बड़े होकर। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, हमारे आपके घर में जो बच्चे हैं, आप उदाहरण के तौर पे मानिए कि एक घर में एक बच्चा, यदि हम उसको खिलौना देते हैं लाके, वो खिलौने को तुरंत क्या करता है, खोलने लगता है। मतलब खिलौने को उसके साथ खेल ना कर, मतलब उसको खेल के साथ प्रयोग ना करके वो क्या करता है, एकदम उसे खोलता है, फिर उसे जोड़ के पूरा वैसे ही बांध देता है। हम जब इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो क्या कहते हैं कि बेटा तुम तो क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे। तुम क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे। या एक बच्चा किसी अन्य क्षेत्र में क्या करता है, अपनी गतिविधियों को दिखाता है, तो उसकी गतिविधियाँ मतलब यहाँ अर्थ उसके व्यवहार से है कि जो उसका व्यवहार है, उस व्यवहार का हम जब अध्ययन करेंगे और अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, हम बताते हैं बेटा तुम तो ये बनोगे, आप ये बनोगे, आप भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, आप भविष्य में इंजीनियर बनेंगे। या छोटे बच्चों को, दूसरे बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक होता है, तो हम कहते हैं बेटा तुम तो क्या, आप भविष्य में शिक्षक बनोगे। आप क्या बनोगे, भविष्य में एक शिक्षक बनोगे। तो ये क्या है, ये है भविष्यवाणी, कि जब व्यक्ति के हम व्यवहार का अध्ययन करके आने वाला क्या बता दें, उसका भविष्य बता दें, तो ये भविष्य क्या है, भविष्यवाणी है, जो कि क्या होती है, व्यवहार बाद में, मतलब मनोविज्ञान में क्या है, संभव है वो। क्लियर। देखते हैं अगली विशेषता इसकी। तो जो अगली विशेषता है वह है कि मनोविज्ञान के सभी प्रमुख सिद्धांत नियम वैध व प्रमाणिक हैं। अर्थात कि मनोविज्ञान में जितने भी सिद्धांत आएंगे या जितने भी आगे नियम आएंगे, वह नियम सबका सारे कैसे हैं, वैध हैं या प्रमाणिक हैं, मतलब उनका प्रमाण है। कैसे हैं, प्रमाणिक हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं। ये देखिए अंतिम वाली जो है, अब आप कहेंगे कि सिद्धांत तो कोई आया ही नहीं। भाई सिद्धांत के रूप में विकास के क्रम 4 आ चुके हैं। सिद्धांत के रूप में विकास के 4 क्रम आ चुके हैं, और इसी क्रम में और भी आगे जब हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, विकास की अवधारणा में सहसवा संबंधी सिद्धांत आएंगे। उसके आगे बढ़ने पर अधिगम आएगा, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक विकास आएंगे, जीन प्याजे महोदय के जिन्होंने लोगों ने दिए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन मनोवैज्ञानिकों के आधार पर पूरे मनोविज्ञान में
जितने भी सिद्धांत हैं, सारे के सारे सिद्धांत यदि हम कैसे हैं, वैध, वैध का मतलब मान्य है, और कैसे हैं, प्रमाण क्या मतलब हर एक का क्या है, प्रमाण है अपना, कि ये किस प्रकार से सटीक है, मतलब किस प्रकार से सही है। तो इस क्रम में चलते हुए आज ये चैप्टर हमारा क्या है, आज चैप्टर ये कंप्लीट होता है। हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके लिए जो दूसरा चैप्टर है वो अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका नाम क्या है, विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा, जो कि हम बहुत जल्द इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। टैट सी टैट के लिए बहुत अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं, और सिर्फ टैट सी टैट के लिए नहीं, सुपर टैट में भी है ये। तो सुपर टैट के भी क्या होते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। तो शून्य से शिखर तक के इस पथ पर हम संघर्ष करते हुए सफलता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या इसमें इस क्रम में बढ़ते हुए हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जल्द ही जितना पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पूरा होगा आपका, उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको सारी PDF के तौर पर ये एक अच्छे व सटीक और कम भाषा में ये नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।